नमस्कार, वक्त हो गया है मेरा मध्य प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में बच्चों को चूहे काट रहे हैं। अस्पताल में गंदगी का अंबार है और 2 मासूमों की मौत तक हो गई है और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे ताकि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए? अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ? और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो चूहे आईसीयू में हैं उसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे कि हॉस्पिटल के इर्द गिर्द नजर भी ना आए, लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम है कि वही चूहे आईसीयू में भी हैं। ये तस्वीर देखकर चौंकिए मत, क्योंकि अब सिस्टम की अंधेरगर्दी के चलते चूहे जानलेवा बन रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है इंदौर के सबसे बड़े एमवाय हॉस्पिटल में, जहां हजारों मरीज हर दिन इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ की खामियां अब मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी अस्पताल में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो जाए? जी हाँ, ये सब कुछ एमवाय अस्पताल में हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के चलते ही एनआईसीयू वार्ड में बच्चों को चूहों ने काटा और उसके बाद 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे ने मंगलवार को दम तोड़ा और दूसरे बच्चे ने बुधवार को इलाज के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन शायद जिम्मेदारों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हालांकि बच्चे की मौत के बाद फौरी तौर पर जांच और कार्रवाई की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी अस्पताल को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य आयुक्त के नोटिस पर दिए गए जवाब में अस्पताल में चूहे होने की वजह मरीजों के परिजनों और बारिश को बताया है। नर्सिंग ऑफिसर थे 2, उन्हें सस्पेंड किया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को वहाँ से हटाया गया है और जो 2 नर्सिंग जो आईसीयू के इंचार्ज हैं उन पर भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। जो उस विभाग के एचओडी हैं उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। बच्ची बेबी ऑफ रेहाना हमारे यहाँ चिकित्सालय में भर्ती थी और वो 15 दिन की थी उसकी उम्र, और 7 दिन पहले उसका हमारे यहाँ जो उसको जन्मजात जो विकृति थी आंतों की, उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया था। अभी 4-5 दिन से उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी और वो आईसीयू में भर्ती थी। और उसको जो रेट बाइट हुई थी वो बहुत मामूली सी, उसको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर जरा सी मामूली सी बाइट थी और वो अभी आज दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास वो उसके दुखद निधन हुआ है। सरकारी दावे अपनी जगह है, लेकिन क्या वाकई इतना काफी है? चूहों का आतंक अब जानलेवा हो गया है, लेकिन आखिर ये एमवाय अस्पताल में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसकी पड़ताल के लिए जब IPC 24 की टीम एमवाय हॉस्पिटल पहुंची तो तस्वीरें सामने आई। उसे देखकर आप भी गुस्से से भर जाएंगे। IPC 24 एमवाय अस्पताल के आसपास रियलिटी चेक करने पहुंचा है। एमवाय अस्पताल में चूहों की भरमार है और इसकी सत्यता दिखाने के लिए जब हम एमवाय अस्पताल के आसपास निकले तो ये चीज़ें निकल करके सामने आई कि गंदगी का अंबार और जगह जगह रखा हुआ खाना जो है वो चूहों के लिए भोजन बनता है और यहीं से चूहे जो हैं बड़ी मात्रा में एकत्रित होते हैं और उसके बाद एमवाय में ये चूहे जो हैं पाए जाते हैं। चूहे के बने हुए कई बिल जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, यानी कि चूहे जो हैं वो बड़ी मात्रा में एमवाय में मौजूद हैं और यहीं से एमवाय की बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो मरीजों के वार्ड, बच्चों के वार्ड तक चूहे जो है पहुँच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो तस्वीरें कैमरे पर कैद हो रही है वो जिम्मेदारों को नहीं दिखाई देती है। जिम्मेदार कहते हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं। इधर एमवाय हॉस्पिटल में चूहों के काटने से मासूमों की मौत के बाद सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार का असली चेहरा बताया, भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसा, तो बीजेपी जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने और उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने का वही रटा रटाया जवाब दे रही है। चूहे बच्चों को खा रहे हैं और भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भराना, ये दोनों बातें बच्चों की जानलेवा का कारक है। तो जितना दोषी वो चूहा है उससे दोषी ये तंत्र है, ये व्यवस्था है, ये अधीक्षक है, ये स्वास्थ्य मंत्री है। क्या इस तरह का जो नवजात जिंदा बच्चों को निगल जाते हैं चूहे, इस व्यवस्था को निजात दिलाने में सरकार की भूमिका ही नहीं है? बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है जिस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई हुई है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई है जो वहाँ के सीनियर्स हैं और राज्य शासन में भी हमने प्रमुख सचिव से कहा है कि यहाँ से भी एक टीम बना के और उसको
इस प्रकार की स्थिति क्यों निर्मित हुई, इसकी जांच की पुख्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे कि आगे जो आवश्यक कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो सके, वो करेंगे। कुल मिलाकर इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को मजाक बनाया जा रहा है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी साफ सफाई पर किसी का ध्यान नहीं है और चूहों के काटने से मासूमों की मौत हो जा रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कहना होगा कि सरकार हुजूर केवल घटनाओं के बाद जांच और कार्रवाई ना कीजिए, जरा सूबे के सारे सरकारी अस्पतालों की ओर नजरें दौड़ाइए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराइए, ताकि इंदौर के एमवाई अस्पताल में जैसा खिलवाड़ हुआ है, चूहों के काटने से जैसी मौतें हुई हैं, वो कहीं और ना हो। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दोषी वो सिस्टम है जो 2 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद चूहे हॉस्पिटल में ही रहते हैं और एमवाई हॉस्पिटल को चूहों ने अपना बिल समझ लिया है। अगली खबर बालाघाट से है। बालाघाट की कांग्रेस की एक विधायक हैं, उनका नाम अनुभा मुंजारे है। उन पर डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। डीएफओ का आरोप है कि रेस्ट हाउस में इन्होंने पहले बुलाया कांग्रेस विधायक ने और फिर कहा कि 2 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए मांग लिए और पैसा न देने पर विधायक ने गालियां दे दी। कहा कि भाई पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो गाली सुनो मेरी। ये पूरा मामला, चूंकि हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, ऐसे ब्रेकिंग और खबर नहीं चल जाती। 16 अगस्त तारीख नोट कीजिए, 16 अगस्त का ये मामला है, जब वन विभाग के रेस्ट हाउस में विधायक अनुभा मुंजारे ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को मिलने के लिए बुलाया और पैसे की डिमांड रखी कि भाई देखिए 2 लाख रुपए आपको देने हैं। उन्होंने पूछा किस बात के, तो उन्होंने कहा ये अवैध वसूली है। डिमांड पूरी नहीं होने पर जब डीएफओ ने मना किया तो अब शब्दों की शुरुआत कर दी विधायक महोदय ने। तारीख को मुझे माननीय विधायक महोदय के द्वारा रेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था। उनके बुलाने पे मैं वहाँ पे गई, 1 नंबर कमरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित। 2.5 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो जनहित की बात सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा है, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं और वो भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नेहा श्रीवास्तव को मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त उनके इस आरोप को नहीं करूंगी और मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी। अब इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आलूवालिया ने कहा कि कांग्रेस अधिकारियों को अपना एटीएम समझती आई है। कांग्रेस विधायक से ऐसा ही आचरण अपेक्षित था। कांग्रेस जीतू पटवारी के नक्शे कदम पर चल रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इस मामले में कहा है कि कई बार ऐसे आरोप निराधार होते हैं, जात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसा आचरण, जैसा व्यवहार जितू पटवारी का है, उन्हीं के नक्शे कदम पे पूरी कांग्रेस वैसी चल रही है। कांग्रेस के लिए जनता या जितने भी अधिकारी थे वो एटीएम थे, तो ऐसी आचरण तो इनसे फिर अपेक्षित ही है। यही व्यवहार तो करते आ रहे हैं। जांच में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इस तरह के आरोप जो है सामान्यतः आगे चल के निराधार पाए जाते हैं, तो आरोप के आधार पर कोई बात करने का तो उचित है नहीं। लेकिन अगर उनने शिकायत की है, जांच हो रही है, तो जांच का सामना करेंगी वो और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रदेश के सबसे अमीर बीजेपी विधायक संजय पाठक की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। जज को फोन करने के मामले में अब ग्वालियर के एडवोकेट ने सीजीआई और डीजीपी से शिकायत कर दी है और दूसरी ओर कांग्रेस हमलावर है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एमपी के सबसे अमीर विधायकों में शुमार बीजेपी विधायक संजय पाठक एक बार फिर से चर्चाओं में हैं या कहीं विवादों में हैं। दरअसल एमपी हाईकोर्ट के एक जज विशाल मिश्रा ने आदेश जारी किया कि संजय पाठक ने केस के सिलसिले में उनसे संपर्क करने की कोशिश की। इस खुलासे के साथ ही जज ने खुद को केस से अलग भी कर लिया। मामले की सुनवाई के लिए अब अलग बेंच गठित की जाएगी। अब इस मामले में ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के डीजीपी से संजय पाठक की शिकायत की है, जिसमें हाईकोर्ट की अवमानना
और डीजीपी से आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जो जबलपुर में है, न्यायाधीश हैं विशाल मिश्रा जी, उनके मामले में कि कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक है संजय पाठक, उनके किसी कंपनी के रिकवरी 400 करोड़ के आसपास के मामले में उनके यहाँ सुनवाई थी, तो उनके द्वारा एक दिन पहले माननीय न्यायाधीश महोदय को फ़ोन किया गया, फ़ोन पर केस में हस्तक्षेप करने की बात की गई। ये मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मध्य प्रदेश के डीजीपी को लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात के लिए लिखा है इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। दरअसल संजय पाठक परिवार की कंपनियों का मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के चंद दिनों बाद राज्य के खनिज विभाग के पाठक परिवार से जुड़ी 3 कंपनियां आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स पर 443 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। भारतीय खनन ब्यूरो के आंकड़े और पैटेलाइट इमेजनरी के आधार पर जांच से जबलपुर के सिहोरा तहसील में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की पुष्टि हुई। अब जज के द्वारा खुद को इस मामले से अलग करने और संजय पाठक पर जज से संपर्क करने के आरोप पर कांग्रेस हमलावर है। ये आजाद भारत का पहला केस ऐसा है जिसमें जज ने ये कहा कि व्यक्ति ने मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। किसने? बीजेपी के विधायक ने। क्या नरेंद्र मोदी जी वो कानून 30 दिन का, जिसमें एक मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद जिसको सजा हो जाएगी और जेल में रहेगा तो उसको पद त्यागना पड़ेगा, ऐसा कानून लाने से पहले एक उदाहरण पेश कर सकते हैं? संजय पाठक की सदस्यता निरस्त कर सकते हैं क्या? इसमें कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी अपने पास नहीं है। वो ऑर्डर सीट सर आई है सामने, संजय पाठक के लिए किस तरह से देखते हैं? इस विषय पर मुझे लगता है वही सही जवाब दे पाएंगे। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी विधायक के हस्तक्षेप की बात हाईकोर्ट ऑर्डर में दर्ज की गई है। अवैध उत्खनन संबंधी मामलों को लेकर हाईकोर्ट में कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित ने याचिका लगाई थी, जिसमें आरोपों के घेरे में विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी माइनिंग कंपनी का नाम है। अब देखना होगा कि संजय पाठक पर क्या कार्रवाई होती है। ग्वालियर से नासिर गौरी, जबलपुर से विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक सिविल जज हैं जिन्हें कानून का ज्ञान ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सिविल जज की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। मैं तो बस एज इट इज पढ़ रहा हूं। कोर्ट ने कहा है कि सिविल जज को कानून का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने आदेश की कॉपी संबंधित प्रधान जिला न्यायाधीश के साथ ही ट्रेनिंग सेंटर के निदेशक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया है। असल में ये पूरा मामला सिलहटी गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। यहां मुन्नी देवी ने पिता की कृषि भूमि में 1/3 हिस्से की मांग के लिए केस दायर किया। ये 4 मई 2024 की बात है। उन्होंने संपत्ति की वसीयत पति और बच्चों के नाम कर दी। इस बीच उनकी मृत्यु 12 मई 2024 को हो गई। बेटे ने वसीयत का हवाला देते हुए पक्षकार बनाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया। तर्क क्या दिया गया कि आवेदक के अतिरिक्त मृतक के अन्य वारिसान भी हैं, यानी वारिस हैं, जिसका उल्लेख आवेदन में नहीं किया गया है। 8 जनवरी 2025 को आवेदन निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सिविल जज का आदेश निरस्त करके पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइन है कि सिविल जज को कानून का ज्ञान ही नहीं है। ये जो गलती थी वो प्रकृत्यात्मक गंभीर गलती थी, क्योंकि जो जज हैं वो करीब 7-8 साल से वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो सीनियर जज अगर ये प्रक्रिया संबंधी गलती करता है तो ये माननीय उच्च न्यायालय को लगातार गुजरा, और उन्होंने उस पर आदेश किए हैं कि ऐसे जज को जिसको कानून के संबंध में, प्रक्रिया के संबंध में ज्ञान नहीं है, उसको वापस वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाए ताकि वो कानून की सही तरीके से व्याख्या करवा सके। यानी जो 7 साल से जज हैं अब वो कानून की ट्रेनिंग लेंगे। अब ये खबर थी इसलिए मैंने आपके सामने रख दी। अगली खबर खजुराहो से है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। उन्होंने कहा है मंदिर, गिरजाघर और मस्जिदों में राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। इनका कहना है कि मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद यहां पर राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन राष्ट्रगान बजे, लेकिन बजना चाहिए ताकि देशभक्त और देशद्रोही सामने आए। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि देशभक्त और देशद्रोही सामने लाने का वो तरीका बता रहे हैं कि मंदिर में, मस्जिद में
गिरजाघर में राष्ट्रगान बजाया जाए, उसके बाद पता चल जाएगा कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए, भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त देशद्रोही सामने लाया जाए। इंदौर से खबर है, मुआय अस्पताल में चूहे द्वारा नवजात बच्चों को काटने के मामले में कलेक्टर और विधायक गोलू शुक्ला एमवाय हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अस्पताल की पहली मंजिल स्थित NICU वार्ड का जायजा लिए हैं और वो पॉइंट्स देखा है जहां चूहे आने की संभावना थी। आगे से ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिया है। देर से जागे हैं कलेक्टर। चूहे के काटने से नहीं हुई है बच्चों की मौत, कलेक्टर कह रहे हैं। अब ज्ञान सुनिए, माननीय कलेक्टर साहब का ज्ञान। चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चों की मौत, कलेक्टर साहब अपना ज्ञान दे रहे हैं। बहरहाल मैं तो एंकर हूं, इसलिए खबर बता रहा हूं आपको। बच्चों को जन्म के समय ही कई गंभीर समस्याएं थी, ये कलेक्टर कह रहे हैं। जैसे ये बात तो मध्य प्रदेश को पता ही नहीं थी। सर, ये पता थी 2 दिन से कि बच्चों को जन्म के समय कई गंभीर समस्याएं थी, लेकिन सर उनकी स्थिति तब ज्यादा खराब हो गई जब चूहों ने काट लिया। ये आपको पता नहीं चला? IBC 24 देखा करिए कलेक्टर सर। वाला बच्चा था, वो अननोन था, उसके कोई पेरेंट्स भी नहीं थे और वो छोड़ के चले गए थे और पूरी हम लोगों ने कोशिश की थी ढूंढने की, कोई उसका कांटेक्ट भी नहीं था। तो उसको जो नियम होता है फॉरेंसिक विभाग के द्वारा, उसको रख के और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। दूसरा जो बच्चा है, उसके परिजन अत्यंत विचलित थे और वो किसी भी हालत में पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि हमें मालूम है हमारे बच्चे को क्या क्या बीमारियां हैं और हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। ऐसी दशा में पुलिस और उनकी कंसेंट लेके उसको जाने दिया। सिस्टम कहता है खाद की भरमार है, भरपूर है, किसान कहते हैं नहीं। खाद को लेकर मध्य प्रदेश में संग्राम हो रहा है, हकीकत तो ये है। चलिए प्रमाण आपको दिखाते हैं, प्रमाण के साथ बात की जाए। ये 3 तस्वीरें हैं, रीवा, मुरैना, भिंड। रीवा, देर रात खाद वितरण केंद्र में हंगामा हो गया। किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर हंगामा किया तो पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां चला दी। अब देख लीजिए सिस्टम, पुलिस किसानों पर लाठी चला रही है खाद के लिए। मंडी परिसर छावनी तब्दील में बदल गया। करैया मंडी सहकारी समिति का मामला बताया जा रहा है। किसानों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा। खाद की समस्या है तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2, मुरैना। कृषि उपज मंडी में आए दिन हंगामा हो रहा है। इस बीच महिलाओं के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। DAP और यूरिया खाद की किल्लत से परेशान की भारी भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। आज ये तस्वीर नंबर 3 पर, यहां भी कमोबेश वही स्थिति है, यानी DAP और खाद यूरिया नहीं है। प्रदेश के जिलों से खाद वितरण में आ रही अनियमितताओं की शिकायत के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद वितरण की समीक्षा बैठक की और सख्त तेवर दिखाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद वितरण की व्यवस्था में सुधार नहीं करने वाले कलेक्टरों को 2 टूक कह दिया है और चेतावनी दी है। कहा कि खाद वितरण की सही व्यवस्था नहीं कर सकते तो मतलब उन्हें जिला चलाने नहीं आता है। तो कलेक्टर साहब सुन लीजिए, माननीय CM महोदय ने कह दिया है। प्राइम टाइम स्पेशल में देखिए ड्रग्स की डार्लिंग की लिस्ट में कौन कौन है, रात 8:30 बजे।